स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। और आज बात करेंगे PewDiePie वर्सेस टी सीरीज़ की वॉर के बारे में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इतने साल बाद क्या इस वॉर के बारे में बात करना है। तो जी हाँ, इंटरनेट की एक बड़ी वॉर थी। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को घायल करते थे। तो आइए उस समय की बात कर लेते हैं। दोनों में रेस चल रही थी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल बनने के लिए। PewDiePie ऑलरेडी उस समय किंग थे, 100 मिलियन या 110 मिलियन कुछ उनके सब्सक्राइबर थे, और टी सीरीज़ उनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। तो इसमें पहला नंबर 1 लेसन, फ्लेयर टीवी करके एक चैनल थे, वो इस सब्सक्राइबर काउंट को स्ट्रीम करते थे कि कितने, दोनों चैनल्स का वो बताते थे डेटा कि किसके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। उन्होंने, आप यकीन मानिए, उनके खुद के 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे उस समय। और बहुत लोग, कम से कम उनके दिन में 5 मिलियन लोग उनके लाइव स्ट्रीम को व्यू करते थे। 5 या 10 मिलियन लोग ये देखते थे कि टी सीरीज़ और आपके PewDiePie में से कौन जीत रहा है करके। इतना क्रेज़ हो गया था लोगों को। और इसी बेती गंगा में आइए बात करते हैं। जेक पॉल ने एक वीडियो बनाया था, वो टी सीरीज़ के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह वो इंडिया आए थे और एक वीडियो उन्होंने बनाया। और एक वीडियो एक साइमन सेस करके हमारे इंडिया के यूट्यूबर थे, उन्होंने एक सर्वे का वीडियो बनाया और PewDiePie के वो क्यों फ़ैन है इस पर कुछ वीडियो बनाया था। तब से उनका चैनल बहुत अच्छे तरीके से टेक ऑफ हुआ था, उसी के बदौलत, ये PewDiePie के झगड़े की बदौलत। और सबसे बड़ा बिल्कुल आनंद वाला मोमेंट जो हुआ है इसमें, वो मिस्टर बीस्ट ने बताया। मैं आनंद तो दिल के आनंद की नहीं, मैं मूवी आनंद की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने परफॉर्म करके बाद में राजेश खन्ना को ओवरटेक कर लिया और उनसे भी बड़े स्टार बन गए, तो यही मिस्टर बीस्ट ने किया। PewDiePie के झगड़े का फ़ायदा उठाकर वो बीच में सीन में आए। उन्होंने PewDiePie के हेल्प के बहाने वो अपनी देखिए, PewDiePie के बगैर मिस्टर बीस्ट का चैनल मेरे हिसाब से वहाँ नहीं पहुँचते वो, जिस तरह वो आज वहाँ है। आज वो जहाँ है वो उधर नहीं पहुँचते अगर डायरेक्टली वो इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते। तो सबसे बड़ा फ़ायदा उन्होंने उठाया है इस पूरी वॉर का। इस पूरी की पूरी वॉर का यूट्यूब का पूरा लैंडस्केप चेंज हुआ है इनडायरेक्टली इसकी वजह से। क्योंकि आज आप जो देखते हैं, मिस्टर बीस्ट की वजह से बहुत चेंजेस आए हैं यूट्यूब में। बहुत लोग उनकी कॉपी करने के चक्कर में वैसा कंटेंट बन रहा है। ये वो बंदा है जिसने PewDiePie को पीछे किया है। PewDiePie जो एक ज़माने के किंग थे, उनको पीछे किया है। तो इस तरह से वो आगे बढ़े हैं। और एक बात, और एक सबक, अब हम 2-3 सबक तो इसमें ले चुके हैं लोगों से, अलग अलग कंटेंट जो लोगों ने बनाया। और कई छोटे चैनलों की भी सब्सक्राइबर ग्रो हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आकर इस मामले में कुछ टिप्पणी करते थे। बहुत सारे अमेरिकन चैनल्स थे, आकर PewDiePie को सपोर्ट करने लगे, रेसिस्ट बातें करने लगे, उनको बहुत व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर भी मिले, बहुत इनकम लोगों ने उस समय बनाई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक और सबक आपको ये मिलेगा। PewDiePie जिस तरह से वो ग्रो हुए थे, आज वो इकोसिस्टम वैसा नहीं है। तो देखिए, हमेशा किसी के ग्रोथ पैटर्न से ज़रूरी नहीं किसी और को फ़ायदा हो। जैसे हम लोग, कई लोगों को, यूट्यूबर हो, कोई भी हो, हम देखते हैं कैसे कोई और ग्रो कर रहा है या किसी ने किया था एक ज़माने में, तो हम ये करेंगे, हम उस रोड मैप पे चलेंगे तो शायद हम भी कर लेंगे। तो अगर आप मिस्टर बीस्ट को देखें और PewDiePie को देखें, आपको अलग अलग रोड मैप दिखेंगे। और PewDiePie का जो रोड मैप है, वो आज के दौर में कोई यूट्यूबर वो फॉलो कर यूट्यूब का किंग वो नहीं बन सकता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। उस समय देखिए, जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हैं वो तो है, बट मुझे स्पेसिफिकली याद है 2010 से लेकर, मैं आपको बताता हूँ, 17 तक यूट्यूब का एल्गोरिदम था एक। 2010, 11 से पकड़ लेते हैं, 11 से 17 तक 6 साल के लिए यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह का था। अगर कोई पुराने यूज़ करते हैं तो आपको याद होगा, जो भी मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूबर है उनको बहुत पेश बताया जाता था। जैसे PewDiePie ऑलरेडी यूट्यूब के किंग थे, तो यूट्यूब ये करता था, वो आपको सबसे पहले वो PewDiePie के ही वीडियोज़ रिकमेंड करता था। तो आप समझ रहे हैं, जो इसका टॉपर है यूट्यूब का, टॉपर को प्रमोट किया जाता था बेसिकली। आपके इंटरेस्ट, आपके डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी। लेकिन आज जितना यूट्यूब एक किस्म का एडवांस है, जैसे आपको जो पसंद है वो पहले वो आपको वैसा बताएगा। मिस्टर बीस्ट की वीडियो, अगर सपोज कर लीजिए आप एक एज के हैं, तो आपको शायद मिस्टर बीस्ट की वीडियो बहुत कभी कभी रिकमेंड में आएगी। इवन मेरी भी बात कर लूँ, मैं पर्सनली तो मुझे बहुत कम कभी कभी मिस्टर बीस्ट की वीडियो दिखती है। उस समय के एल्गोरिदम में अगर हम आज अप्लाई करेंगे तो आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो पर आपको मिस्टर बीस्ट दिखेंगे, आपको टी सीरीज़ दिखेगी, और आपको दूसरे चैनल दिखेंगे जो जिनके, आपको शायद रोनाल्डो साहब दिखें। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी फेमस है उनको और फेमस करता था यूट्यूब। ऑलरेडी जो टॉपर है उनको और टॉपर ले जाता था। बेसिकली आप एक बार टॉपर बन जाएं तो आपको यूट्यूब और टॉप तक लेके जाता था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ PewDiePie साहब की मेहनत नहीं है, उन्होंने कोई वो नहीं किया है, उनका क्रिटिक नहीं है। मैं कह रहा हूँ उस समय का जो इकोसिस्टम था और जिस तरह का एल्गोरिदम था। और एक बात आपको मैं बताता हूँ, 2012-13 के आसपास की बात है, HD क्वालिटी फ़ोन्स में नहीं होती थी, अगर ये किसी को याद है। अब ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक सबक है। HD क्वालिटी के फ़ोन्स नहीं होते थे बहुत सारे लोगों के पास। लोग अगर यूट्यूबर बनना चाहते थे, ये हम बात कर रहे हैं 2012-13 की, 14 की बात हो रही है, तो स्मार्टफोन आम हो रहे थे, अमेरिका वगैरह में आम हो चुके थे, हमारे यहाँ आम हो रहे थे। और अगर कोई ओवरटेक करना चाहता है ऐसे बड़े बड़े चैनल्स को, तो यूट्यूब पर आप अगर देखेंगे हाई प्रोडक्शन, जैसे वैल्यू, जैसे फिल्मों की तरह जैसे इन्वेस्ट किया जाता है, या वीडियोज़ में काफ़ी बजट लगाकर अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ बनाना, ये सब शुरू हुआ देखिए 2012-13 के आसपास, जब यूट्यूब मोनेटाइजेशन शुरू हुई। उससे पहले क्या इंसेंटिव था? कोई देखिए 20-30 हज़ार रुपये डालकर, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई अगर वीडियो बनाए, कोई अगर कोई अच्छी मूवी शूट करे, जैसे TVF वालों ने सीरीज़ बनाई थी एक समय पर, तो
मोनेटाइजेशन आने के बाद ये सब लोग आए हैं। क्यों? नहीं तो किसी को क्या इंसेंटिव है अपने जेब से इतना पैसा डालकर, इतना इक्विपमेंट खरीद कर वो अच्छे वीडियोस बनाए? क्या ज़रूरत है? नहीं थी ज़रूरत। जब उसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ, जब मोनेटाइजेशन शुरू हुआ, वहाँ से लोग आने लगे, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ने लगी। और प्यूडीपाई उस समय फेमस हुए थे 2012-13 में, वो ऑलरेडी टॉपर बन गए थे। आई थिंक 2011 से वो टॉपर बन चुके थे। नहीं 2011 में निगाह टॉपर थे। 11 से प्यूडीपाई ने उनको ओवरटेक किया था और वो टॉपर बने थे। और 12-13 से मोनेटाइजेशन शुरू हुई। तो आप समझ सकते हैं एल्गोरिदम ऐसा था। अच्छे वीडियोस भी कोई, मतलब जैसे चैनल्स अगर आप देखेंगे, बहुत हाई क्वालिटी भी चैनल कोई प्रोड्यूस करता था, प्रोडक्शन बनाता था, तब भी आपको रिकमेंड होती थी वही प्यूडीपाई की वीडियो जो वो घर में बैठकर बनाते थे। तो आप समझ रहे हैं डिफरेंस? समझ रहे हैं? जैसे समझ लीजिए उस समय आपने 25-30 हज़ार डालकर आपने कोई वीडियो बनाई, बहुत अच्छे आपने एक्टर्स को लिया, प्रोफेशनल कैमरा लिया, लेकिन यूट्यूब पर रिकमेंड तो वही प्यूडीपाई की वीडियो होगी, और इसी तरह ऑलरेडी जो फेमस है उन्हीं की वीडियो रिकमेंड होगी। इसको धीरे धीरे फिर एल्गोरिदम को चेंज किया यूट्यूब ने। तो समय के साथ साथ बहुत चेंज आया। बल्कि जब ये वॉर शुरू हुई थी उस समय प्यूडीपाई का जो सब्सक्राइबर रेट है वो ऑलरेडी बहुत स्लो डाउन हो चुका था। आई थिंक महीने में कुछ चंद हज़ार सब्सक्राइबर, अब देखिए मिलियंस में हम बात कर रहे हैं उस समय, उस हिसाब से तो बहुत कम, कुछ हज़ार सब्सक्राइबर उनके बढ़ते थे हर महीना। जब ये वॉर शुरू हुई, अचानक लोगों का फिर से उनके चैनल में इंटरेस्ट आया। 1-1 लाख प्रमोशनल कैंपेन, मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो आती थी, यहाँ प्यूडीपाई के 4 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे। एक दिन में मिस्टर बीस्ट ने, उनकी वीडियोज़ ने और उनके कैंपेन ने प्यूडीपाई को, मैंने ये भी देखा है, 4-4, 5-5 लाख टी सीरीज़ के बराबरी पर लाकर खड़े करने की उनको एक दिन में उनको वो रन रेट उनको दिया था, मिस्टर बीस्ट ने ला कर दिया था प्यूडीपाई को। और अब ये भी एक अपने आप में देखिए मैथमेटिक्स का भी एक लेसन है। टी सीरीज़ प्यूडीपाई तो बहुत सालों से काम कर रहे थे, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं, टी सीरीज़ का एक दिन में 6-6 लाख सब्सक्राइबर ऐड होता था, 5-5 लाख। आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह की ग्रोथ किसी की, 5-5 लाख सब्सक्राइबर एक दिन में ऐड होते थे दोस्तों। जी हाँ, तो एक अक्टूबर में मैथमेटिकल इनएविलिबिलिटी, क्या कहते हैं उसे, इनएविटेबिलिटी बन चुका था कि प्यूडीपाई को वो ओवरटेक करेंगे। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल था प्यूडीपाई के लिए उसको रोक पाना, जिस तरह की मैथमेटिक्स हो रही थी। प्यूडीपाई बहुत अच्छा भी कर ले तो 3-4 लाख वो ला पाते थे, लेकिन रोज़ का रन रेट टी सीरीज़ का 6 लाख 5 लाख था। जी हाँ, तो बहुत देखने में मज़ा आता था उस समय। उम्मीद करता हूँ आपको, आप बताइए कमेंट करके कि आपको याद है कुछ इसमें क्या हुआ था, क्या क्या मज़ा आया था, किस तरह से क्या क्या लड़ाई झगड़े हुए थे कमेंट्स में, और फैंस के बीच में कैसे लड़ाई झगड़े हुए थे उस समय। और क्या आपको ये याद है, क्या आपको यूट्यूब का पुराना एल्गोरिदम याद है जो अभी देख रहे हैं? आपको याद है आपको सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो रिकमेंड होते थे एक समय पर, अनोइंग ऑरेंज, प्यूडीपाई, निगाह, चार्ली बिट माई फिंगर, इस तरह के आपको याद होगा। ऑलरेडी जो फेमस है वही प्रमोट होते थे। नए बंदे को फेमस होना थोड़ा मुश्किल होता था, ब्रेक थ्रू होना मुश्किल होता था। प्रोडक्शन क्वालिटी हो तब भी ब्रेक थ्रू के चांसेस नहीं होते, मतलब उस तरह के नहीं होते थे। आज तो प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है तो बहुत लोग देखेंगे, और अब तो बहुत बिल्कुल बदल चुका है जैसे आप जानते हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, अब इस पर एक बाद में कुछ और वीडियो बना लेंगे ओवर द ईयर्स क्या क्या चेंजेस आए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।